नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही संवेदनशील और सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटना की चर्चा करने वाले हैं। आज हम ओडिशा के क्योंझर में हुई एक हालिया प्रशासनिक विफलता को गहराई से समझेंगे। सच कहें तो यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि सिस्टम और एक आम इंसान के बीच की दूरी को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, जब पूरी की पूरी व्यवस्था ही नाकाम हो जाए तो एक आम नागरिक किस हद तक जाने को मजबूर हो सकता है। जब नियम और कागजी कार्यवाही इंसानियत से भी ऊपर हो जाएं, तो हाशिए पर रहने वाले किसी व्यक्ति को क्या-क्या कदम उठाने पड़ सकते हैं। आज हम जिस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं, वो सचमुच झकझोर कर रख देने वाली है और ये बिल्कुल साफ कर देती है कि हमारे प्रशासनिक ढांचे में आज भी कितनी गंभीर कमियां हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, ओडिशा की वो दुखद घटना। दूसरा, इस विफलता के असल कारण। तीसरा, जांच रिपोर्ट और बैंक का अपना पक्ष। चौथा, सरकार और प्रशासन ने क्या कदम उठाए। और अंत में निष्कर्ष, जहां हम सिस्टम पर कुछ जरूरी सवाल खड़े करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ओडिशा की दुखद घटना। ये घटना ओडिशा के क्योंझर जिले के पटना ब्लॉक के एक छोटे से गांव द्यानाली की है। इस पूरे मामले के केंद्र में है 50 से 52 साल के जीतू मुंडा और उनकी स्वर्गीय बड़ी बहन 56 वर्षीय कालरा मुंडा। तारीख थी 27 अप्रैल 2026 और जगह थी ओडिशा ग्रामीण बैंक की मलीपोसी ब्रांच। ये वो बुनियादी तथ्य हैं जो इस पूरे मामले की नींव है, जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। अब इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 19,402 रुपये। कालरा मुंडा ने अपने मवेशी बेचकर बड़ी मुश्किल से ये मामूली सी रकम बैंक में जमा की थी। शायद कई लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ी धनराशि ना हो, लेकिन एक गरीब आदिवासी परिवार के नजरिया से देखें तो ये उनके जीवन यापन का एक बहुत बड़ा साधन था। बस इसी छोटी सी रकम को पाने के लिए जीतू मुंडा को जो मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी, वो बयान करना भी मुश्किल है। आइए समझते हैं कि ये घटनाक्रम आखिर आगे कैसे बढ़ा। 26 जनवरी 2026 को बीमारी के कारण कालरा मुंडा का निधन हो जाता है। लगभग एक महीने बाद 24 फरवरी को मृत्यु औपचारिक रूप से दर्ज होती है। लेकिन असल परेशानी यहाँ से शुरू होती है। फरवरी से अप्रैल के बीच पैसे निकालने के लिए बैंक के न जाने कितने चक्कर लगाए गए। हर बार बस निराशा ही हाथ लगी। और फिर 27 अप्रैल को हताश होकर जीतू ने जो किया, उसने अपनी बहन की कब्र खोदी, उसका कंकाल निकाला और उसे अपने कंधे पर रखकर 3 किलोमीटर दूर बैंक तक पैदल चला गया। किस लिए? सिर्फ अधिकारियों को अपनी बहन की मौत का सबूत देने के लिए। जीतू मुंडा के खुद के शब्द इस पूरी त्रासदी को बहुत साफ शब्दों में बयां करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि वो मर चुकी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मैंने कब्र खोदी और उसका कंकाल बाहर निकाल लाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कागजी कार्यवाही का कोई ज्ञान नहीं है, वो बैंक को अपनी सच्चाई समझाने का और कोई तरीका ही नहीं खोज पाया। ये सीधा साधा बयान हताशा और सिस्टम की बेरुखी का एक जीता जागता प्रमाण है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आते हैं दूसरे हिस्से पर, सिस्टम की विफलता के कारण। यहाँ एक प्रशासनिक दस्तावेज को समझना जरूरी है। लीगल हेयर सर्टिफिकेट, यानी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। बैंक इसकी मांग तब करते हैं जब खाताधारक और उसके लिस्टेड नॉमिनी दोनों का ही निधन हो गया हो। कालरा के मामले में भी यही था। उनके पति और बेटे का निधन पहले ही हो चुका था, इसलिए सिर्फ जीतू ही एकमात्र दावेदार बचे थे। अब बैंक के नियमों के हिसाब से तो ये दस्तावेज जरूरी था, लेकिन एक अशिक्षित आदिवासी व्यक्ति के लिए इस कागज को हासिल करना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। अगर हम कागजों पर देखें तो फंड रिलीज होने की प्रक्रिया कुछ ऐसी दिखती है। पहला कदम मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना, दूसरा कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेना, तीसरा बैंक से वेरिफिकेशन कराना और चौथा कदम पैसे मिल जाना। बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन असलियत में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने में ही 3 महीने की देरी हो गई और बैंक कर्मचारियों द्वारा सही मार्गदर्शन भी नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि ये सरल से दिखने वाले कदम एक अभेद्य दीवार बन गए। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जांच रिपोर्ट और बैंक का अपना पक्ष। अब यहाँ देखिए, इस स्लाइड में 2 बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। एक तरफ रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर यानी आरडीसी की जांच है। वो बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जीतू 32 मिनट तक बैंक के अंदर था और उसे 4 बार बेरंग लौटाया गया। उनकी रिपोर्ट साफ तौर पर बैंक की लापरवाही की ओर इशारा करती है। वहीं दूसरी तरफ बैंक का भी अपना एक पक्ष है।
ओडिशा ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करने वाले इंडियन ओवरसीज बैंक का कहना है कि वे आदिवासी महिला के पैसों को सुरक्षित रखने के लिए आरबीआई के सख्त केवाईसी नियमों का पालन कर रहे थे। उनका दावा है कि दावेदार को नियमों की जानकारी नहीं थी और उसका रवैया भी असहयोगात्मक था। हम यहाँ किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों तथ्यों को स्पष्ट रूप से सामने रख रहे हैं। आइए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, सरकारी और प्रशासनिक कदम। ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इस चौंकाने वाली घटना के बाद पूरा प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा कैसे हरकत में आ गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तुरंत एक उच्च स्तरीय आरडीसी जांच के आदेश दे दिए। जिला प्रशासन ने कमाल की तेजी दिखाते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, 30,000 रुपए की रेड क्रॉस सहायता दी और बैंक का क्लेम भी सेटल कर दिया। इतना ही नहीं, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने सख्त कार्रवाई का वादा किया है और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में सीधे हस्तक्षेप की मांग कर दी। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें हिस्से पर पहुंच गए हैं, निष्कर्ष और सिस्टम पर उठने वाले सवाल। तो इस पूरे मामले से जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आती है वो है एक बेहद नाजुक संतुलन। एक तरफ आपके पास धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त वित्तीय सुरक्षा नियम और बैंकिंग प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हाशिए के समुदाय हैं जिनके पास शिक्षा और संसाधनों की भारी कमी है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जब मानवीय दृष्टिकोण की कमी हो जाती है तो कैसे एक आम सी कागजी प्रक्रिया एक भयानक त्रासदी का रूप ले सकती है, ये घटना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अंत में हम एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। क्या ऐसे कठोर नौकरशाही नियम वाकई कमजोर वर्ग की रक्षा करते हैं या फिर वे उनकी बुनियादी मानवीय गरिमा के लिए ही सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं? इस पूरी घटना का सार इसी एक सवाल में छिपा है, जिस पर हमें एक समाज के रूप में विचार करना ही होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।